बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि मसल की मूवमेंट को शो करता है कि एक मसल जो है, कोई एक स्केलेटल मसल की मूवमेंट को शो करता है कि मसल जो है वो कैसे मूव करेगा। ठीक है ना। स्केलेटल मसल हमने पढ़ा था, वो मसल हैं जो स्केलेटन के साथ अटैच हैं। तो वो मसल जो है वो कैसे मूव करेगा, उसकी मूवमेंट को जो मॉडल एक्सप्लेन करता है वो है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ठीक है। व्हेन मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जब वो सिकुड़ता है। ठीक है। मसल का फाइबर जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा, थिन एंड थिक फिलामेंट अंडरगो शिफ्टिंग। थिन और थिक फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर जो है वो चढ़ जाते हैं, अपनी पहले वाली जगह शिफ्ट कर लेते हैं। आई बैंड रिड्यूसेस इन लेंथ एंड जी लाइन गेट्स क्लोजर। ये मैं फिगर आपको दिखाऊंगी, आपकी बुक में भी होगी कि कहाँ पे आई बैंड है। आई बैंड जो है इस थिन और थिक फिलामेंट, पहले तो आप देखें फिगर में कौन से हैं, ये शिफ्ट हो जाते हैं एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर फिक्स हो जाते हैं। ठीक है। आई लाइन यहाँ पे जो है वो शॉर्ट हो जाएगी और जी लाइन जो है, एक ये जी लाइन और एक ये जी लाइन, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाएंगी। एच हग्सले and A.F. Huxley and their colleagues suggested the hypothesis in 1954 to explain all events in muscle contraction. This is called sliding filament model of muscle contraction. ठीक है। ये हग्सले और उनके कोलीग्स जो हैं उन्होंने 1954 में ये मॉडल बताया था और ये मॉडल एक्सप्लेन करता है कि कोई एक मसल जो है वो कैसे मूव करेगा, मसल की कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है ये मॉडल, और ये स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहलाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, थिन फिलामेंट स्लाइड पास द थिक वन सो दैट द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट ओवरलैप टू अ ग्रेटर डिग्री। यानी थिन और थिक फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर इतनी अच्छी तरह से आ जाते हैं कि वो एक्टिन और मायोसिन जो है, जब मसल ने कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है, थिन और थिक फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। और आपको पता है जो थिक फिलामेंट है उनके ऊपर मायोसिन होता है और जो थिन फिलामेंट है उनके ऊपर एक्टिन होता है। ठीक है। तो थिन और थिक फिलामेंट एक दूसरे को ऐसे वो ऊपर आ जाते हैं कि एक्टिन और मायोसिन जो है वो ओवरलैप कर जाते हैं ग्रेटर डिग्री, यानी ग्रेटर डिग्री एक दूसरे से जो है वो जुड़ जाते हैं। दस जी लाइन इज़ ब्रॉट क्लोज टुगेदर, आई बैंड शॉर्टन्स। ठीक है। जी लाइन जो है वो एक दूसरे के करीब लाई जाती है, आई बैंड जो है वो शॉर्ट हो जाता है और एच जोन जो है वो टोटली डिसअपियर हो जाती है। ठीक है। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन द क्रॉस ब्रिजेस of thick filament become attached to the binding site on the actin filament. अब क्रॉस ब्रिजेस आपको पता है मायोसिन के जो हेड थे उनको हमने कहा था कि वो क्रॉस ब्रिजेस कहलाते हैं। तो क्रॉस ब्रिजेस मसल की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्रॉस ब्रिजेस जो है, जो मायोसिन के हेड हैं, वो एक्टिन फिलामेंट के साथ टोटली जुड़ जाते हैं। ठीक है। द क्रॉस ब्रिजेस देन कॉन्ट्रैक्ट टू पुल एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। अब फिर क्रॉस ब्रिजेस जो हैं वो खींचते हैं एक्टिन फिलामेंट को सार्कोमियर के सेंटर की तरफ। ठीक है ना। तो जब ये सारा काम होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी जी लाइन एक दूसरे के करीब आ जाती है, एच जोन जो है वो डिसअपियर हो जाती है और आई बैंड जो है वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस में होती हैं, मसल की कॉन्ट्रैक्शन में होती हैं। ये सारी चीज़ें आपने फिगर से एच आई और एच जी जहाँ पे लिखा हो ये आपने अच्छी तरह से वहाँ से देख के पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। वैसे भी आपने एच और जी लाइन आपने पढ़ी हुई हैं, ये कौन कौन सी हैं। ठीक है ना। ए और आई बैंड के मिड में आने वाली लाइन चाहिए। अब हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड, ब्रिजेस किस तरह से कंट्रोल किए जाते हैं, यानी मसल की कॉन्ट्रैक्शन को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। हर टाइम तो नहीं ना मसल कॉन्ट्रैक्ट रह सकता, अगर हर टाइम मसल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो मसल खींच जाएंगे। तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन को किस तरह कंट्रोल करना है, यानी जब ज़रूरत है तभी मसल कॉन्ट्रैक्ट करे, जब ज़रूरत नहीं है तब मसल रिलैक्स करे। ठीक है। इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है। व्हेन द मसल इज़ एट रेस्ट, ट्रोपोमायोसिन इज़ डिस्पोज्ड इन सच अ वे दैट इट कवर्स द साइड्स ऑन द एक्टिन चेन। जब मसल जो है वो कह रहे हैं रेस्ट में होता है। अच्छा, आपने एक्टिन फिलामेंट में पढ़ा था, मायोसिन में था कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं दो एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई और उनके जो हेड्स होते हैं वो क्रॉस ब्रिजेस कहलाते हैं। ठीक है। और जो एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन की हम बात कर रहे थे, जो एक्टिन फिलामेंट है उसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्रोपोमायोसिन, एक होता है ट्रोपोनिन और एक होता है कैल्शियम माइंस। ठीक है। तो जब मसल रिलैक्स होता है तब क्या होता है कि जो ट्रोपोमायोसिन है वो इस तरह से एक्टिन के ऊपर, यानी कवर, उसने एक्टिन का जो वो वाली पोजीशन जहाँ पे आके मायोसिन के हेड्स जो हैं उन्होंने अटैच होना है, वो ट्रोपोमायोसिन ने कवर की होती है वो जगह, यानी एक्टिन के ऊपर वो जगह जहाँ पे मायोसिन के हेड्स ने आके अटैच होना है वो ट्रोपोमायोसिन के नीचे छुपी होती है, गलो किस्म का। ठीक है।
ट्रोपोमायोसिन के नीचे जो है वो छुपी होगी। तो ये मसल की रिलैक्स वाली कंडीशन में है, इस वजह से ही तो उस टाइम पे मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि ट्रोपोमायोसिन ने जो है वो उसको कंट्रोल किया होता है कि सबका वो जगह छुपाई होती है जहाँ पे मायोसिन के हेड्स ने आके अटैच होना है, ठीक है, ताकि हेड्स ना अटैच हो सकें और मसल रिलैक्स रह सके। एक तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी जो है वो क्या होगी कि जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करना है तो क्या होना है कि कैल्शियम आयंस जो हैं वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेंगे। ट्रोपोनिन के साथ, ये अभी आपकी बुक में लिखा होगा, when the muscle is required to contract, calcium binds to the troponin molecule and cause them to move slightly। जब मसल की कॉन्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत होगी तो कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, इस तरह से बाइंड करेगा कि ट्रोपोनिन के साथ और कैल्शियम की जो बाइंड हुई शक्ल होगी वो अपनी जगह से थोड़ा सा हिल जाएगी। ये हिलना जो है वो क्या करेगा, ट्रोपोमायोसिन को भी अपनी जगह से हिला देगा। यानी जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होना है तो इसका मतलब कैल्शियम का होना ज़रूरी है मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो बाइंड करेगा ट्रोपोनिन के साथ, तो ट्रोपोनिन अपनी जगह से हिलेगा, और जैसे ये चीज़ हिलेगी अपनी जगह से वैसे ही ट्रोपोमायोसिन भी अपनी जगह से थोड़ा सा हिलेगी। जब ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हिलेगी तो जो एक्टिन के ऊपर जगह थी जहाँ पे आके मायोसिन के हेड्स ने अटैच होना है वो जगह खाली हो जाएगी, ठीक है। अब जो है मायोसिन के हेड आके वो वहाँ पे अटैच हो जाएंगे और इस तरह से मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो अब वो जो हेड्स अटैच हुए हैं उसके साथ, एक्टिन के साथ मायोसिन के, ठीक है ना, ये हेड्स की जो अटैचमेंट है इसने ख़त्म कैसे होना है। अब एटीपी के मालिक्यूल जो है वो वहाँ पे बहुत सारे आएंगे जो कि मायोसिन के हेड्स को एक्टिन से अलग करेंगे, ठीक है। एटीपी कौन प्रोड्यूस करेगा, मसल के अंदर, आपको पता है मसल के अंदर सार्कोप्लाज्म, आपने कल हमने जो मसल का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि मसल के अंदर सार्कोप्लाज्म होती है, ठीक है। सार्कोप्लाज्म जो है यानी साइटोप्लाज्म की तरह की होती है और उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं मसल वाले सेल के अंदर। तो मसल के अंदर अपनी माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो कि एटीपी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। वो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की प्रोडक्शन करेगी और इस तरह से जो एटीपी है वो क्या करेगा, वहाँ पे एक्टिन के जो हेड्स हैं, सॉरी मायोसिन के जो हेड्स हैं उनको एक्टिन की जगह से हटा देगा। तो ये वाली जो चीज़ है, हाँ जी, तो स्टूडेंट्स हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर मतलब इस चीज़ को, ये सारा प्रोसेस जो अभी हमने बात की है ये हम दोबारा से रिपीट करते हैं, ठीक है, कि क्रॉस ब्रिजेस जो हैं, हाउ ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड, ये आपसे पूरा एक ओवरऑल क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आपने ये पूरा पैराग्राफ लिखना है। जब मसल रेस्ट की फॉर्म में होता है तो ट्रोपोमायोसिन इस तरह से होती है कि उसने एक्टिन, क्योंकि एक्टिन के ऊपर ट्रोपोमायोसिन लगी होती है ना, ठीक है, थिन और थिक फिलामेंट होते हैं, थिन फिलामेंट में एक्टिन होती है और एक्टिन के साथ तीन चीज़ें होती हैं, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन और कैल्शियम, ठीक है। तो जब मसल रेस्ट की हालत में होगा तो एक्टिन की वो जगह जहाँ पे मायोसिन के हेड्स ने आके अटैच होना था वो ट्रोपोमायोसिन ने कवर की होती है। ट्रोपोमायोसिन इस तरह से पड़ी होती है एक्टिन के ऊपर कि उसने वो जगह कवर की होती है जहाँ पे आके मायोसिन के हेड ने अटैच होना था। अब क्या होगा कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत पेश आ गई, तो फिर कैल्शियम जो है वो क्या करेगा, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा। ट्रोपोनिन के साथ जब कैल्शियम बाइंड करेगा तो ट्रोपोनिन थोड़ा सा अपनी जगह से हिल जाएगा, ठीक है। ये वाली ट्रोपोनिन का हिलना ट्रोपोमायोसिन को भी अपनी जगह से थोड़ा सा हिला देगा, ठीक है। तो जब ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हिल जाएगा तो एक्टिन की वो जगह खाली हो जाएगी जहाँ पे आके मायोसिन के हेड्स ने अटैच होना था, ठीक है। अब क्या होगा कि मायोसिन के हेड्स वहाँ पे अटैच हो जाएंगे और मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। अब मसल एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट कर गया उसके बाद एटीपी हाइड्रोलाइज होती है और एटीपी कौन वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा होता है, जो मसल फाइबर की अपनी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है, वो एटीपी प्रोड्यूस कर रही होती है। अब वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी की प्रोडक्शन करेगी और एटीपी जो है वो क्या करेगा, एटीपी की एनर्जी मायोसिन के हेड्स को और एक्टिन को अपनी जगह से हिला देगा, यानी अलग अलग कर देगा, जिस वजह से मसल फिर रेस्ट में चला जाएगा। तो ये साइकिल रिपीट होता रहता है, ठीक है ना। जब मसल रेस्ट में हो जाएगा तो फिर ट्रोपोमायोसिन, फिर कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ बाइंडिंग ख़त्म हो जाएगी और ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन जो है वो रिलैक्स हो जाएंगी और ट्रोपोमायोसिन अपनी उस जगह पे वापस चले जाएगी जहाँ पे आके मायोसिन के हेड्स अटैच हुए थे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है और एटीपी की मदद से ये सारा प्रोसेस मसल की कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का चलता रहता है, ये साइकिल। लेकिन आपको पता है डेथ के बाद इंसान की बॉडी जो है वो अकड़ जाती होती है, उसकी एक ख़ास वजह है क्योंकि उसमें बॉडी के अकड़ने का मतलब है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि डेथ के बाद आपको पता है कि सेल्स जो हैं वो अपना काम करना छोड़ देते हैं, तो इसी तरह से मसल के सेल्स भी अपना काम करना छोड़ देते हैं। तो जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं डेथ के टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहते हैं, क्योंकि
जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो जो मसल फाइबर थे उनकी माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी नहीं बनाती, इसलिए जहाँ पे जो मायोसिन के हेड एक्टिन के साथ लगे हुए थे वो लगे ही रहते हैं, उनको एटीपी नहीं मिलती दोबारा से अलग होने के लिए, इसीलिए डेथ के बाद कहते हैं कि बॉडी जो है वो अकड़ जाती है। ठीक है, और ये एक फिनोमेना है जिसको कहते हैं रिगर मॉर्टिस। ये आपने इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिगर मॉर्टिस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होती, क्योंकि आफ्टर डेथ बॉडी एटीपी की प्रोडक्शन स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं, यानी जो मायोसिन के हेड एक्टिन के साथ बॉडी में जुड़े होते हैं वो जुड़े ही रह जाते हैं, वो अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये वाला फिनोमेना रिगर मॉर्टिस का फिनोमेना कहलाता है। अब है कंट्रोलिंग एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयंस। आपको पता है कैल्शियम आयंस का कितनी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, एक्टिन मायोसिन का इंटरेक्शन एक किस्म का कैल्शियम आयन कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ना कैल्शियम उसके साथ वो क्या कहते हैं ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करें, ना ट्रोपोनिन अपनी जगह से हिले और ना ही मायोसिन अपनी जगह से उसके बाद हिले। ठीक है, तो ये कैल्शियम एक किस्म का कंट्रोल कर रहे हैं इंटरेक्शन एक्टिन और मायोसिन का। मसल ने कॉन्टैक्ट कब करना है, जब आपको पता है हमारा नर्वस सिस्टम हर चीज़ के लिए एक मैसेज देता है, नर्व्स भेजता है। नर्व्स जो है वो मैसेज है नर्वस सिस्टम का, जिसके लिए जब वो मैसेज मिल जाता है तो उसके बाद मसल ने कॉन्टैक्ट करना होता है। अगर वो मैसेज हमारी बॉडी के किसी पार्ट को मिला है कि अब उसने मूव करना है तो उसको मूव करना पड़ेगा। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय नर्व इम्पल्स अराइविंग एट अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कैसे होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय नर्व इम्पल्स अराइविंग एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो जगह है जहाँ पे जो नर्व यानी जो मैसेज आया है नर्वस सिस्टम से वो और मसल्स आपस में मिल रहे होते हैं, तो यानी वो मैसेज उस जगह पे जो नर्व हैं वो मसल्स को दे रही होती हैं। अब मसल को पता है कि उन्होंने कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, और ऐसा नहीं होगा कि एक मसल कॉन्टैक्ट करेगा फिर दूसरा करेगा फिर तीसरा करेगा, मसल्स इकट्ठे कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी मसल्स को एक दफ़ा मैसेज मिल गया तो सब मसल्स ने इकट्ठे कॉन्टैक्ट करना है और सब मसल ने इकट्ठे रिलैक्स करना है। अगर एक एक करके मसल कॉन्टैक्ट करेगा तो फिर ऐसे तो नहीं हो सकता कि हमारे पाँव की एक दफ़ा एक उंगली हिलेगी और दूसरी दफ़ा दूसरी हिलेगी, और या फिर पाँव का पहले एक पोर्शन उठेगा फिर दूसरा उठेगा फिर तीसरा उठेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, ओवरऑल पूरी की पूरी टांग ने या ओवरऑल पूरे की पूरी बॉडी ने मूव करना होता है एक टाइम पे, तो सारे मसल्स अगर इकट्ठे कॉन्टैक्ट करेंगे और इकट्ठे रिलैक्स करेंगे तभी हमारी बॉडी वर्किंग कर सकेगी, वरना तो नहीं कर सकेगी। ठीक है, तो वो मैसेज जो है वो नर्वस सिस्टम से नर्व की फॉर्म में जाता है। ऑल फाइबर्स इनर्वेटेड बाय सिंगल मोटर न्यूरॉन। जितने भी मसल फाइबर होते हैं उस जगह पे जिस जगह पे मूवमेंट होनी होती है उस जगह पे बेशक हज़ारों नर्व फाइबर है, सबको एक ही मोटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज पहुंचा रहा होता है। ठीक है, और वो साइमल्टेनियसली रिस्पॉन्स करते हैं, साइमल्टेनियसली एक्शन करते हैं, साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मसल्स का एक्शन क्या होगा कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट करना है और फिर मूवमेंट करनी है। अब क्या है कि मसल की जो सार्कोलीमा है पेनिट्रेट्स डीप इनटू द सेल टू फॉर्म हॉलो टी। अब जैसे ही मसल्स को मैसेज मिलता है ना, मसल्स की जो सार्कोलीमा है जो उनकी बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो सेल के अंदर को डीप इन्वेजिनेट कर जाती है, यानी सेल के अंदर को दनस जाती है। ठीक है, जब वो अंदर को दनस जाएगी तो ऊपर एक टी शेप स्ट्रक्चर आता है। आप खुद देखेंगे जब आप बेलून के ऊपर एक उंगली रख के उसको अंदर को दबाएंगे तो वो ऊपर वाला सीधा बनेगा और नीचे वाली जो अंदर वाली लाइन है वो एक टी शेप स्ट्रक्चर बनेगा। तो हर मसल वो उसको टी ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, तो हर मसल के टी ट्यूब्यूल मिलके टी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टी ट्यूब्यूल द ल्यूमन ऑफ विच कंटिन्यूज विद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, thousands of T tubule of each muscle cell are collectively called T system. It extends and encircle the myofibril at Z line और A and I junction. अब ये जो T सिस्टम है ये एक्सटेंड करता है ये हर एक का T सिस्टम, यानी हर एक मसल फाइबर का होगा तो T ट्यूब्यूल होगा। अब अगर 1000 मसल फाइबर हैं तो सबके T ट्यूब्यूल जो हैं वो ओवरऑल T सिस्टम कहला देते हैं। ठीक है, तो ये जो T ट्यूब्यूल है ये क्या कर रहे होते हैं कि मायोफिब्रिल को इनसर्कल कर रहे होते हैं। किस जगह पे, जहाँ पे जी लाइन होती है या फिर ए और आई जंक्शन होता है, जहाँ पे ए और आई बैंड जो है वापस में मिल रहे होते हैं ना, या जहाँ पे उनका जोड़ वाला पॉइंट है वहाँ पे इनसर्कल कर देता है ये टी सिस्टम उस जगह को। टी ट्यूब्यूल एंड टर्मिनल पोर्शन ऑफ एडजेसेंट envelope of sarcoplasmic reticulum form triads at regular interval along the length of fibril. The nerve impulse is carried through T tubule to the adjacent sarcoplasmic reticulum. अब जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है सेल के अंदर, वैसे मसल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है।
ठीक है ना। मसल का जो साइटोप्लाज्म है वो कहलाता है सार्कोप्लाज्म। मसल की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो होगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वो मैसेज बिलाखिर जो मसल के पास आया था, वो मसल की जो सार्कोलिमा है वो टी सिस्टम बनाती है, अंदर को जाती है, और एक किस्म का वो मैसेज जो है वो लेके जाती है मसल की सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। मसल की सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैल्शियम के गेट ओपन करती है, वो वाले गेट ओपन करती है जहाँ से, यानी वो वाले रास्ते खोलती है जहाँ से कैल्शियम ने निकलना होता है। फिर जब मसल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अब, ठीक है, उसमें से एसआर उसको कहते हैं। मसल के अंदर जो है उसको एसआर कहते हैं, और जो सेल के अंदर है उसको ईआर कहते हैं। ठीक है, जो मसल वाले सेल के अलावा बाकी सेल्स के अंदर है उनको ईआर कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो मसल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका नाम, चूँकि वो मसल के अंदर है इसलिए उसका नाम फ़र्क कर दिया गया, उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मसल की सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करेगी, कैल्शियम के गेट को खोल देगी, और आपको पता है जब कैल्शियम वहाँ पे आज़ाद हो जाएगी तो वो आकर मसल फाइबर के अंदर अपनी पोजीशन पे जहाँ पे उसने ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होना है वहाँ पे जाके बाइंड कर जाएगी, एक्टिन के ऊपर जाके लगेगी। एक्टिन के ऊपर लगने के बाद वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगी, ट्रोपोनिन को अपनी जगह से हिलाएगी, और इसी तरह से जो है वो यानी ये देखें पूरा मैसेज ब्रेन से गया था, ब्रेन से मैसेज गया हर मसल को। मसल की जो सार्कोलीमा है वो टी सिस्टम बनाती है हर मसल की सार्कोलीमा, और वो टी सिस्टम के ज़रिए मैसेज जाता है मसल की सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को निकालती है सेल के अंदर। अब वो जो कैल्शियम है वो जाके बाइंड करता है ट्रोपोनिन के साथ, ट्रोपोनिन को उसकी जगह से हिलाता है जिसकी वजह से स्पेस बनती है, तो ट्रोपोमाइसिन भी अपनी जगह से हिलती है। जैसे ही ट्रोपोमाइसिन अपनी जगह से हिलेगी तो एक्टिन की वो जगह खाली हो जाएगी जहाँ पे मायोसिन के हेड्स ने आके अटैच होना था, तो मायोसिन के हेड्स अटैच हो जाएंगे और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। और हर मसल, अगर 1000 मसल हैं तो वो एक ही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक ही टाइम पे रिलैक्स करेंगे। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं ऑल और नन रिस्पॉन्स। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ईच मसल फाइबर इज बेस्ड ऑन ऑल और नन प्रिंसिपल, दैट इज all of its fibril participate in contraction. The degree of contraction depends upon the number of muscle fiber that participate in contraction. यानी अगर 100 मसल उस कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व हैं तो 100 इकट्ठे रिस्पॉन्स शो करेंगे, अगर 1000 इन्वॉल्व है तो 1000 इकट्ठे रिस्पॉन्स शो करेंगे, अगर 2-4 हैं तो वो 2-4 इकट्ठे रिस्पॉन्स शो करेंगे। तो ऑल और नन रिस्पॉन्स होता है मसल की कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ sarcotubules extending throughout the sarcoplasm around each myofibril. हर मायोफिब्रिल के अराउंड सार्कोप्लाज्म में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है वो जाल बिछा होता है। इट इज़ लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बट डिवाइड ऑफ राइबोज एंड एग्जिबिट अ हाईली स्पेशलाइज्ड रिपीटिंग पैटर्न। इस बहुत ज़्यादा तादाद में ये मौजूद होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फ़र्क क्या है कि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला लेसन हम लोग कल पढ़ेंगे। आज का यहाँ पे आप लोगों का इतना था। ये आज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल भी, रिगर मॉर्टिस भी, और हाउ मसल क्या कहते हैं, हाउ ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड। ठीक है, मसल की कैसे मूवमेंट कंट्रोल की जाती है। और या फिर आपसे वैसे अलग से क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैल्शियम कंट्रोल्स द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो आपने उसमें ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ अभी हमने पढ़ा है, और आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ ऑल आर नॉन रिस्पॉन्स इन रिगार्ड विद मसल कॉन्ट्रैक्शन, इन रिगार्ड टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से ऑल और नन रिस्पॉन्स का क्या मतलब है। तो ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करने हैं। ठीक है, थैंक यू।